क्या इंडस्ट्री में आर्टिकल करने वाले लोग ज़्यादा जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं? क्या आप रेकमेंड करते हैं कि पीटीसीएल को एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए? जो आपके पास स्टूडेंट आ रहा है उसको क्या एडवाइस है और उसको कैसे गाइड करते हैं? या आपके पास कोई स्टैंडर्ड होता है कि ये चीज़ें आपने स्टूडेंट से करवानी है और इन्हें इस तरह से इनेबल करना? स्टूडेंट का सर एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैं जब जा रहा था तो मुझे बड़ा मेरे जो बैचमेट थे या जो भी थे इधर उधर के जानने वाले, उन्होंने बड़ा कहा कि ना जाओ, सीनियर्स के साथ रहोगे तो दब के ही रहोगे, बड़ा मुश्किल होगा, ये सारा कुछ ना, ये सारा। बैंकिंग किसी भी इकॉनमी में बहुत की रोल प्ले करती है और बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे बैंक्स में प्लेस्ड होते हैं और वहाँ पर बड़े की रोल प्ले कर रहे होते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एक भरपूर शख्सियत है। प्लीज़ वेलकम सर जाहिद लतीफ़ असम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, पहले तो थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। और इट्स प्रिविलेज कि मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ और लिसनर्स को जो भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बता सकता हूँ, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वी आर ऑनर्ड कि आपने टाइम निकाला और अपनी मसरूफियात में से हमने जब कहा तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। गरचे ये बात भी बड़ी अहम है लिसनर्स को बताना, ऑडियंस को, कि मतलब हम लोग एक ही फर्म से आर्टिकल करते रहे और आप पास पास ही हम लोग इकट्ठे ही काम करते रहे, एक ही क्लाइंट पर बहुत देर काम करते रहे। तो एक ही एज मुझे था कि मैंने आपको कहा और आपने फौरी तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस बारे में आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है अली भाई, आपने बुलाया तो फिर आना तो पड़ेगा। सो नाइस ऑफ यू सर। नहीं सर, बात शुरू करते हैं अपनी आपके बैकग्राउंड से। आप बचपन में क्या शुरू से ही लाइक थे या ओवर द पीरियड लाइक हुए और आपका क्लास 5, 6, 7, 8 मैट्रिक एफएससी तक आपका इंटरेस्ट था सीए में, या आपको लगता था कि आप कभी इस तरफ भी आ जाएंगे? अच्छा अली भाई, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में जाना पड़ेगा। तो शुरू से मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था। मैं अगर याद करूं तो ऑनवर्ड फिफ्थ मेरे अच्छे ग्रेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टॉपर ही रहा हूँ अपनी क्लास में जिसमें भी रहा हूँ, मैट्रिक में भी। उसके बाद मैंने आईकॉम किया, आईकॉम में भी। और फिर मैंने सीए में, तो सीए में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा परफॉर्मर था। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि सीए का शौक कहाँ से आया, तो मुझे जहाँ तक याद है, मैं मैट्रिक के बाद ना, मैंने तब कंप्यूटर इतना आम नहीं था, अब तो खैर छोटे से बच्चा भी उसको चला लेता है। तो उसके लिए मैंने ना कुछ कोर्सेज के लिए एक एकेडमी ज्वाइन की। उस एकेडमी में ना एक और सीनियर थे, मतलब जो मेरे से पहले उधर कर रहे थे कोर्स, और वो साथ साथ पढ़ा मेरे, तो उन्होंने मेरे से फर्स्ट टाइम सीए का जिक्र किया। तो तब मुझे पता चला कि सीए है क्या, इसकी वर्थ क्या है और इंडस्ट्री मार्केट में इसकी क्या रेपुटेशन है। तो तब मेरा इंटरेस्ट उसमें पैदा हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा इसको सर्च किया, जो भी जानने वाले थे उनसे पूछा, और जो भी उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो तब हमारे ज़माने में जो भी ऑप्शन थे, मैंने उस पर सर्च करके तो इसके ऊपर अपना माइंड बनाया। वो माइंड मेरा बन गया। फिर मैंने आईकॉम में गया। जब मुझे थोड़ा सा हो गया ना कि मैंने सीए करना है, तो फिर मुझे था कि मैं कॉमर्स की फील्ड में ही क्यों ना चाहिए, तो मैं अपनी बेसिस क्यों ना बना लूँ। फिर मैं आईकॉम में गया। आईकॉम में फिर हमारे कॉलेज में आई कैप की तरफ से एक पूरी टीम आई, वो इसी की अवेयरनेस के लिए ना, कि चार्ट अकाउंटेंसी, क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो वो टीम ने बच्चों के जो भी कंसर्न थे वो रिजॉल्व, मतलब उनको रिस्पॉन्ड किया और बताया कि आप इस प्रोफेशन में आए, इसकी वर्क बड़ी है, इसकी मार्केट में रेपुटेशन है और आपका एक करियर बहुत अच्छा है। तो उसके बाद में मैंने सोच लिया कि मैंने जाना है तो अब सीए में जाना है। तो फिर इवन मैंने जब सीए में जाने का इरादा भी किया, तो मैंने अपने टीचर से भी डिस्कस किया। कुछ मुझे उन्होंने, मतलब क्योंकि एक होता है ना कि सीएस बहुत कम है, तो वो ये तब से चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पुश जो मिला और मुझे जिनकी स्पोर्ट्स में आ सका हूँ, वो थे मेरे फादर। मैं अभी भी, मतलब जहाँ भी चला जाऊँ, अल्टीमेटली तो आपके मदर फादर आपकी स्पोर्ट में होती हैं, लेकिन मेरे फादर का रोल बहुत ज़्यादा रहा है मुझे सीए में पुश करने के लिए। जब मैंने उनको अपना बताया कि मेरे ये इंटरेस्ट है और ये इसके पीछे बैकड्रॉप्स हैं कि आप नहीं कर पाते तो आप बीच में रुक जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो शायद वो मुझे मोटिवेट ना करते तो शायद ना मैं कर पाता।
तो ये मेरी बैक स्टोरी है सी में आने की। नहीं, जो कैफ लेवल था उसके बारे से थोड़ी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि थ्रू आउट कैफ में जैसे आप शुरू से ही लाइक बच्चे और क्या कहते हैं, आप फैसलाबाद में ही थे, आप घर पे ही थे, तो कैफ के पेपर्स में कभी आपको ऐसे लगा कि आप पास मतलब फेल हुए या थ्रू आउट पास होते थे? अच्छा अली भाई, जैसे मैंने बताया कि हम फर्स्ट बैच थे इस केस का, तो उस टाइम पे सब बहुत सुन के आए थे कि सी ए बहुत मुश्किल है, तो हर एक बंदे अपनी हैंड था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। हमारे ए मॉड्यूल में 2 पेपर होते थे, हमने वो पेपर दिए, ऑलमोस्ट सबके निकल गए। अच्छा मतलब 2-4 लोगों के नहीं हुए होंगे, बाकी सबके निकल गए। अच्छा वो निकले तो हम अलग ही हवा में थे कि ये तो सी ए तो हलवा ही है, ये तो एम ही कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो हम बड़े रिलैक्स खुश, उसके बाद हम लोगों ने वो जो एक उस टाइम पे जश्न मनाते हैं, पार्टी शार्टी दावत शावत, खैर बड़े सुकून में। जैसे ही हमारे बी मॉड्यूल के हमारे 3 पेपर थे, वो हमने पेपर दिए तो हमें थोड़ी सी सीए ने हमारी औकात दिखा दी, उसमें मेरा एक पेपर रह गया था, मेरे 2 पेपर पास हो गए। तो वो जिंदगी में फर्स्ट टाइम था कि मैंने कोई पेपर फेल किया था। इवन नॉर्मली ऐसे ही होता है कि कभी उससे पहले कोई भी फेल नहीं हुआ होता। तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हुई कि मेरा पेपर रह गया, मतलब हम पास नहीं कर पाए। वही मैंने कहा ना, रियलिटी चेक सी आई कैब ने दिया कि मतलब ठहर रुको जरा। तो उस टाइम पे भी मेरे फादर का बहुत रोल था मुझे अप करने में, मोटिवेट करने में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर पे पास होते। और जब आपने कैफ पास किया जी। तो उससे फौरी तौर पे तो बच्चा, और ख़ास तौर पे जो स्टेट अटेम्प्ट में पास हो, वो इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी मशहूर हो जाता है कि भाई इसने ये पास हो गया, इसने 5 पेपर दिए थे, पांचों पास हो गए। तो आपका भी उस वक्त वही स्टेटस था, तो वो सबको पता होता है, फिर सब देख रहे होते हैं और आपको भी सब बड़ा पुश करते हैं कि भाई तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो और बड़े मेहनती हो। उस वक्त बंदे को लग रहा होता है कि बस अभी मुझे बहुत से लोग अप्रोच करेंगे, फ़ोन करेंगे कि प्लीज़ मेरी फर्म में भी आ जाओ। तो क्या आपको फॉर्म ढूंढने में दिक्कत हुई या बहुत आसानी से फॉर्म मिल गई? अच्छा अली भाई, राइटली से आपने बड़ा अच्छा उसको समराइज किया है कि जब आपको कोई एक सक्सेस मिलती है ना, तो आप अलग ही हवा में होते हैं। लेकिन आपको वो फिर बाद में रियलिटी चेक मिलता है कि दिस इज नॉट द फिनिशिंग, दिस इज स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो वो जैसे आपने कहा कि फिर एक लाइमलाइट मिलने को मिलती है मेरे पांचों, मुझे, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे 5 के 5 उससे टाइम में पेपर पास हों। तो मैं तो 3 पेपर पास और 2 समझ के बैठा था, और जब मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिल गया। लेकिन उसके लिए ये था कि मैं अपनी असेसमेंट थोड़ी सी ना अपन रखता था, लोअर साइड पे करता था। मतलब मैं अपने आप को ओवर एवेलुएट नहीं करता था पेपर देने के बाद। तो उस वजह से मैं उसको थोड़ा सा मार्जिन दूंगा। ऐसा नहीं है कि आई क्या मेरे पे कोई मेहरबान हुआ, आई क्या किसी पे मेहरबान नहीं होता। तो वो मेरे जब पेपर पास हुए तो अलग हवा में थे। इंस्टीट्यूट में मैं जैसे बताया स्कैन में मैं, हमारा फर्स्ट बैच था, तो डेफिनेटली मैं उधर से कैफ क्वालिफाई करने वाला भी फर्स्ट था। तो उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी काफ़ी इज्जत मिली। फिर मैं आर्टिकल्स की सर्च में आया, तो आपको तो पता है आर्टिकल्स के लिए जब भी आप चाहे बंदे के 15 अटेम्प्ट में भी पास हो, तो सबसे पहले बिग फोर बंदे की प्रेफरेंस होती है। डेफिनेटली होनी भी चाहिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का किसका ख्वाब नहीं होता। तो मैंने भी उसी के लिए अटेम्प्ट के लिए मैं लाहौर आया कि बिग फोर में जाऊंगा। तो मैं तो इवन जब अप्लाई करने आया तो ये अभी का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उस टाइम पे बिग फोर के जब इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता था तकरीबन इकट्ठा होता था। इनकी एक ही टाइम पे रिजल्ट के बाद खुलते थे एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उसमें फिर मैंने अप्लाई भी बिग फोर में किया, उसके अलावा मैंने बिग फोर के अलावा अप्लाई भी कुछ नहीं किया। थोड़ा सा डेफिनेटली वो कैलकुलेशन होती है। बाकी फर्म्स जो है वो बिग फोर की इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अपनी इंडक्शंस करती हैं, तो ये भी एक फैक्टर था। तो खैर मैंने अप्लाई किया बिग फोर में। बिग फोर में पीडब्ल्यूसी में मुझे याद है अभी भी मेरे जो, वही मैंने आपको कहा ना नॉस्टैल्जिया में आप लेके जा रहे हैं, तो पीडब्ल्यूसी में मेरा इंटरव्यू का टाइम था। नो डाउट मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, जिंदगी में फर्स्ट एवर इंटरव्यू था। और डेफिनेटली एक प्रेशर होता है, वो बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस इंटरव्यू में मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम दूंगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। डेफिनेटली वो तो उन्होंने तो अपने लिए बेस्ट चूज करना है ना, उनके लिए अटेम्प्ट से ज्यादा उन्होंने जिस बंदों ने काम करना है जाके, वो भी मैटर कर रहा होता है। तो मैंने अपना क्वालिफिकेशन अगर टाइमली कर लिया, तो मैंने जाके जब इंटरेक्शन करना है क्लाइंट के साथ, तो वो डेफिनेटली बिजनेस कंसर्न्स तो पहले होते हैं, वो कोई खराती इदारे तो है नहीं। तो वो मेरा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी लर्निंग एक थी कि मैंने इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो उसमें मैं ये भी कहूँगा कि मुझे किसी ने उस तरह से गाइड भी नहीं किया था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये मैं आपके तो असल से कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि प्रिपरेशन के बगैर कभी इंटरव्यू में न जाए। आप हमेशा 2 से 3 लोगों से जो कि उस प्रोसेस से गुजर चुके हों,
उनसे लाजमी आप कंसल्ट करके, और इवन आप थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए आप कोई डमी इंटरव्यू भी किसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू आपका टफ होता है। और पीडब्ल्यूसी वाले तो आपको फिर टफ ना भी हो तो फिर वो टफ बना देते हैं, इस तरह का इंटरव्यू होता है। तो वो फिर उस वजह से मेरा पीडब्ल्यूसी में नहीं हुआ। ईवाई में दिया, ईवाई में भी नहीं हुआ। केपीएमजी में दिया, केपीएमजी में भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने, आप तीनों जगहों पर इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचे? जी जी, मैं इंटरव्यू इवन केपीएमजी पे तो मेरा इंटरव्यू मल्टीपल्स हुआ है। उसमें मेरा इन तीनों में टेस्ट भी क्लियर किए हैं इससे पहले, इंटरव्यू से पहले, जो कि आई कैप के पेपर के मुताबिक बराबर टेस्ट होते थे। आपका मुझे नहीं पता है वो टेस्ट लेते हैं नहीं लेते। पीडब्ल्यूसी का, ईवाई का और केपीएमजी का, तीनों को तब डिलॉयट तकरीबन वो एग्जिट फेज में थी, तो इसलिए डिलॉयट इंडक्शन नहीं कर रही थी। इन तीनों ने अच्छा खासा हमें आई कैप के पेपर याद करवा दिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए। इंटरव्यू में भी फिर मेरे ईवा में भी शायद दूसरे इंटरव्यू में उसके बाद में बात आगे चली। केपीएमजी में मैंने तीन तीन इंटरव्यूज मेरे हुए थे, और मैं जब भी कॉल करता था वो यही कहते थे कि आपका केस अभी अंडर प्रोसेस है। तो हो सकता है अभी भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो यही कह रहे हो कि आपका केस अंडर प्रोसेस है। और डेफिनेटली वो हर एक का अपना तरीका होता है कि बच्चे को मना करने का, ना करनी होती है। तो उधर नहीं हुआ मेरा। तो वही फिर वही मैं उस बात को रिट्रीट करना चाहूंगा कि रियलिटी चेक मिलता है आपको कि अभी दिस इज नॉट दी एंड, दिस इज स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फेज। तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गया। मतलब मैं तो राइट समझ रहा था ना कि मैं 4 अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई किया है। पिछले मेरे तकरीबन ए ग्रेड आते रहे मेरे मैट्रिक में, इंटर में। तो मुझे तो फर्म्स को, या जैसे आपने कहा कि फर्म्स ढूंढ रही होंगी, तो ऐसा नहीं होता कि फर्म्स ने अपना बिजनेस लाना होता है, वो उसके साथ वो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने सबसे पहले तो वो चीज़ देखनी होती है। और मेरिट के ऊपर मैं नहीं कहूँगा उस टाइम पे, एक इस वजह से भी थोड़ा सा टफ हो गया था कि उस टाइम पे ना तो इंडस्ट्री आर्टिकल्स थे, और दूसरा एसीसीए वालों की भी काफ़ी कंसल्टेशन होती थी। तो हमारे लिए डेफिनेटली उन्होंने तो उतने ही बच्चे रखने हैं, तो हमारे लिए कंपटीशन ज्यादा था। आज के लिए मैं कहूँगा कि काफी चॉइसेस आ गई हैं, तो इसलिए मेरा वो बिग फोर में नहीं हुआ। सर आज चॉइसेस तो आ गई हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं वो भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो गए ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मुश्किल तकरीबन उतनी है। सही है। अच्छा सर, उसके बाद आपने आगे क्या किया जब ये इन इंटरव्यू से तो आपको ना हो गई? सर मैं फैसलाबाद चला गया। जब वो सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि आपको जब टफ टाइम होता है तो फैमिली सबसे ज्यादा याद आती है। तो फिर मैं जब इंटरव्यूज वगैरह में नहीं हुआ, मैंने इधर था मेरा एक कजन, जब मैं आया था, आपने पूछा ना कोई रिलेटिव से, तो मेरा कजन था तब यूआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, बहुत अच्छी, वेल सेटल्ड है। वेरी वेल सेटल्ड। तो मैं जब इधर आया वो हॉस्टल में उधर रह रहा था यूआईटी में। तो कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस में आपको बहुत से रास्ते में लोग होते हैं जो कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं अपनी सक्सेस में अपने उस कज़न की भी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल समझता हूँ कि उसके पास में रहा, एक जो भी इंटरव्यू के प्रोसेस का टाइम था, इवन आर्टिकल्स के बाद भी कुछ अर्सा रहा उसके साथ में। तो उस टाइम पे फिर जब मुझे कहीं से कोई नहीं समझ आई, तो फिर मैं वापस फैसलाबाद चला गया। तो फिर मेरे पास ऑप्शन से बिग फोर तो चला गया, अदर देन बिग फोर थे जो कि कुछ फर्म्स थी अच्छी, लाहौर की बड़ी अच्छी फर्म्स थी, और फिर फैसलाबाद में भी अच्छी फर्म्स थी जो कि रिप्यूटेबल फर्म्स थी। तो मेरे पास दोनों चॉइसेस थे कि एक तो मैं फैसलाबाद में कोई फर्म ज्वाइन कर लूँ, और दूसरा लाहौर में अदर देन बिग फोर ज्वाइन कर लूँ। तो दोनों में मेरे लिए फेवरेबल थिंग्स थी कि फैसलाबाद में मैं अपने घर में होता, कंफर्ट जोन में होता, विच इज़ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन। तो उसके अलावा फिर मैंने मशवरा किया अपने टीचर्स से, अपने बड़े भाई से, अपने अबू से। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अदर देन बिग फोर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। फिर मैं लाहौर वापस आया। उसके बाद मैंने अदर देन बिग फोर अप्लाई किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्रो में मैंने अप्लाई किया, और उधर से मुझे, उधर भी पहले हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उधर से फिर कॉल आ गई थी। और जब वो कॉल आई तो फिर मैं इसी दो राहे पे था कि अभी ज्वाइन करूं या 6 महीने और वेट कर लूं। तो फिर मुझे किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि 6 महीने वेट करके भी अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन है, तो आप क्यों अपने 6 महीने ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन को डिले कर। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, और उसमें ये भी रिस्क था ना कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मेरा नहीं होता तो 6 महीने का वेट करने का फायदा फिर नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों इतना वेट करूं। तो अगर किस्मत में होता तो फर्स्ट टाइम हो जाता, ट्राई की, फुल एफर्ट की, नहीं हुआ तो फिर क्रो में आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, और मुझे इस चीज़ का, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि जहाँ पे भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, एक बात आपसे ये पूछनी है कि
बच्चे एक फर्म ज्वाइन कर लेते हैं और उसके साथ के साथ बिग फोर की भी ट्राई अगले अटेम्प्ट के लिए भी करते रहते हैं, तो क्या ये राइट ऑप्शन है या बस जहां पर हो गया बस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके खत्म कर देना चाहिए? सर ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपकी करंट फर्म आपको रजिस्टर नहीं करवाएगी। अगर तो उसने रजिस्टर आपको फ्री करवा दिया तो आपको एनओसी लेके फिर मुश्किल प्रोसेस है, वो तो बिग फोर भी नहीं लेगी उस सूरत में। तो आप अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप वही बात है कि अगर आपका उधर हो जाए तो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। डेफिनेटली बंदा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, लेकिन अगर ना हो तो उसको इतना दिल पे लेके आपको मातम बनाने की जरूरत नहीं होती कि उसके पीछे वही है तो उसके अलावा कोई नहीं है, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। हाँ, ट्राई करते रहना चाहिए, लेकिन जब आप एक दूसरी फर्म में आ गए हैं तो फिर आपको उधर फोकस करना चाहिए, बजाय कि आप बिग फोर के चक्कर में अपनी करंट जो फर्म है उसके साथ। डेफिनेटली जब आप ट्राई कर रहे होंगे तो आपके ताल्लुकात भी अफेक्ट होने पे और आपकी लर्निंग के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट आता है। तो ये वही बात है। नहीं सर, आप जब फर्म में आए तो पहले दिन मेरी आपकी मुलाकात हुई फर्म में, मुझे याद है, इट वाज फर्स्ट डे और आपका, और उस दिन मेरी आपसे मुलाकात हुई। खैर वक्त गुजरता गया, लेकिन आपने जिस तरह सीए फाइनल्स के पेपर को क्रैक किया है, सबसे इनक्रेडिबल पार्ट, या मैं आपसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस उस वजह से होता हूँ कि आपने ऐसे जैसे कोई वीडियो गेम को क्रैक नहीं कर लेते। क्या आपको पता होता है कि मैंने ये वाला बटन प्रेस करते रहना और मैं अगली स्टेजेस पे पहुंचता रहूँगा? सब लोग कोई 3 पेपर दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, लेकिन आपने 2 पेपर दिए, एक बार, फिर 2 एक बार, फिर 2 एक बार और फिर 2 एक बार, 8 पेपर्स आपने 2-2 पेपर्स दिए और हर बार जो दिया वो पास किया। उसके पीछे क्या राज है मुझे आज तक नहीं समझ आया, लेकिन आप कमाल किया आपने वहाँ। अली भाई वो कहावत है कि अगर आप कोई भी एक पाथ लेते हैं ना और आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपका वो पाथ जो है ना वो एक कह लें कि टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। लेकिन अगर आप उस पाथ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो फिर वो उसको कोई याद नहीं रखता। तो पंजाबी में भी कहावत है, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमरे भी सियाने। तो वो बात है कि लेकिन अली भाई मैं शुरू से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अपना ओवरऑल सारा प्रोसेस, उसमें ना मैं एक चीज का बड़ा कायल रहा हूँ कि आप ना स्मार्ट स्टडी की तरफ मेरा फोकस हमेशा रहा। एक या हार्ड स्टडी, एक है स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी ये है कि मैं एक ही चीज को 4 बार रट्टा लगा लूँ या पढ़ता रहूँ पढ़ता रहूँ पढ़ता रहूँ, उसकी बजाय में बेहतर है कि 2 बार उसको वैसे पढ़ लूँ। और फिर मेरा एक कह लें कि कोशिश होती थी कि मैं एक बार, एटलीस्ट एक बार ना सारा जितने भी सिलेबस है ना उसको अपने हाथों से लिख के देखूँ। जो आपको लिख के आपकी एक क्लैरिटी आती है ना, वो आपको पढ़ने से नहीं आती। तो उसके बाद फिर मेरी एक कोशिश और होती थी कि कम से कम पिछले कोई 10 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स को लाजमी मैं ट्राई करूं। ये तो होगी मेथोडोलॉजी जो कि मैं स्टडी में यूज करता था। दूसरा जो आपने कहा ना 2 पेपर देने वाली स्ट्रेटेजी, उसमें ये था कि हमारे पास आर्टिकल्स में 4 अटेम्प्ट्स होती है तकरीबन ऑन एवरेज, और उसमें 8 पेपर्स थे। फर्स्ट टाइम मैंने दिए 3 पेपर, उसमें से मेरा एक रह गया और 2 पास हो गए। पीछे बचे 2 पेपर, वो दे ही हो सकता था अगली मरतबा में, तो वो मैंने 2 अटेम्प्ट किए। लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि आप 4 एवरेज पेपर देने से बेहतर है कि 2 अच्छे दे लें। कि आप बजाय 4 के ऊपर जो अपनी मेहनत लगा रहे हो कि आपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो पास करना और एज अर्ली एज पॉसिबल है, तो मैंने किसी को ये थोड़ी साबित करना है कि मैंने 4 दिए और 4 के 4 पास हो गए, जिसमें काफी रेशो कम होती है। आप अभी भी उठा के देख लें, मेरा नहीं ख्याल कोई 4-4 पेपर किसी के आने वाले को तो गोल्ड मेडल भी आते हैं ना, हम एवरेज एक बात करें तो 4 पेपर पास करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये फाइनल लेवल पर एग्जैक्टली फाइनल लेवल पे पहले तो मैंने 5 पे निकाले हूँ मैं इंटर लेवल पे। तो ये बात मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आ गई थी, तो फिर मैंने बाद में उसी चीज को लेकर चला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर कोई पेपर नहीं रुका, सिर्फ फर्स्ट एक अटेम्प्ट में ई मॉड्यूल में एक पेपर रुका था, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद मेरा कोई नहीं रुका फर्स्ट। जबरदस्त। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे हॉस्टल वाली बात कर लें कि आप पहले तो प्रोटेक्शन में थे, माँ बाप के पास थे, आपने आर्टिकल्स में, जब हुसैन चौधरी में आपके क्रो में आर्टिकल्स हुए हैं तो फिर आपने क्रो को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर फिर लाहौर रहने के लिए आप यहाँ पे हॉस्टल में भी रहे। हॉस्टल में आर्टिकल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू जस्ट फुल टाइम स्टूडेंट, या फुल टाइम स्टूडेंट के लिए हॉस्टल ज़्यादा आसान है? और क्या हॉस्टल में क्या इनकम्पैटिबल लोगों के साथ मिलने में क्या दिक्कत आई? सर ये है ना कि जब आप घर में होते हैं तो आपके घर वालों की आदत जिस तरह से आदतें होती हैं आपकी वैसी हो जाती है, तो आपकी कंपेटेबिलिटी जो है ना वो बन जाती है। जब आप घर से निकलते हैं ना, मतलब उधर आपकी मजबूरी नहीं होती किसी के साथ, मतलब सब आपके अपने होते हैं और आपके दोस्त भी वही होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। अगर कोई आप कंपेटेबल नहीं है तो आप उसके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे। लेकिन जब आप घर से बाहर आते हैं, जब आप किसी के साथ रहते हैं
तो उधर आपकी वो नहीं चलती कि मैं इसके साथ रहूंगा या मैं इसके साथ काम पे जाऊंगा या खाना खाऊंगा या वट एवर। तो उधर आप सही जो मैंने आपको कहा ना कि बंदा अपने आप को एक्सप्लोर करता है, तो वो वही चीज़ है कि आपकी एक जहाँ कंपेटिबिलिटी मैच ना कर रही हो वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं जब आर्टिकल्स में था तो मैं हॉस्टल ढूंढ रहा था, क्योंकि लाहौर में सच इतना कोई जानने वाले रहे नहीं थे। मैं बता रहा हूँ, मेरा कज़न था, वो फिर उसकी कंप्लीट हो गई तो वो फिर आगे आउट ऑफ कंट्री चला गया। तो मैंने फिर अपने आर्टिकल्स अपने लिए कोई हॉस्टल ढूंढा था। तो फर्म में सीनियर्स थे जिनके साथ जो एक फ्लैट पे रहते थे, उनके पास एक वैकेंसी थी हॉस्टल में, तो मैं उधर जाना सोच रहा था। अच्छा, मैं जब जा रहा था तो मुझे बड़ा मेरे जो बैचमेट थे या जो भी थे इधर उधर के जानने वाले, उन्होंने बड़ा कहा कि ना जाओ, सीनियर्स के साथ रहोगे तो दब के ही रहोगे, बड़ा मुश्किल होगा, ये सारा कुछ ना, ये सारा सीनियर के साथ तो हॉस्टल में भी बंदा जूनियर ही रहता जूनियर ही रहता है, ये एक परसेप्शन थी। अच्छा अली भाई, मैं उधर शिफ्ट हुआ हूँ, शुरू शुरू में मैं भी थोड़ा रिजर्व था। जाहिर बात है कि आप एक परसेप्शन जब लेके आते हैं ना, जो कि बड़ी एक बुरी चीज़ है, कि मतलब रॉन्ग परसेप्शन किसी बारे में भी। तो वो जब आप लेके जाते हैं तो मैं उसी तरह से बिहेव कर रहा था, रिजर्व रह रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ ना कि एक टाइम था कि हमारे फ्लैट का नाम था 30C, मतलब नंबर जो था। एक टाइम था जिसमें वो वही सीनियर्स कुछ थे और फिर बाद में हमारे मतलब रोटेट होते गए जैसे उनके आर्टिकल खत्म होते गए। तो हम लोग इस तरह से हमारी आपस में कह लेंगे बॉन्डिंग थी कि हमें 30C गैंग कहते थे। मतलब हम, आप भी शायद उस चीज़ को फॉलो करते होंगे कि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। मतलब उसमें मूवीज, नाइट आउट, खाना पीना, शुगर मेला, ट्रिप्स वगैरह हर चीज उसमें शामिल है, जो कि आप घर रहते हुए शायद उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपको अगर डिफिकल्टीज आती है ना, तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ वो देके ही जाती है। तो वो आप लेकिन अगर लेके बैठ जाए कि मैं तो घर से बाहर हूँ और बस फिर उसी को रोने को लगे रहो, तो फिर तो आप कभी नहीं आगे जा सकते। तो वही हम जैसे पहले भी बात करते हैं, जो आपके पास है ना, एटलीस्ट उसे एंजॉय कर लो। बाकी जो चीज़ है ना, वो चलती रहेंगी दुनिया में। आपके पास है, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, इस टाइम को एंजॉय नहीं करूंगा तो फिर सोचते रहे जिस भी दुनिया में रहना है वो करते रहे, जो तो कभी कर नहीं सकते। है। जबरदस्त। और सर वो वाली ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, आर्टिकल्स के बाद विद इन आर्टिकल क्वालिफाई किया, और आर्टिकल के बाद जॉब सर्च करने के प्रोसेस के बारे में बात बताएं प्लीज, कैसा रहा आपका? आर्टिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई मेरा विद इन आर्टिकल्स हो गया। जॉब सर्च में मुझे थोड़ा थोड़ा शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि मैंने अप्लाई किया, क्योंकि तब इकोनॉमी तो हमारी पाकिस्तान की तो हमेशा से स्ट्रगल करती रही है और उसमें जॉब्स भी इसी तरह से थी। तो मेरे कुछ टाइम लगा जॉब सर्च करने में। लेकिन वही बात है कि जब डाउन होता था तो कोई ना कोई पुश मिल जाता था। तो मैं लगा रहा हूँ उसमें। अच्छा, उसमें भी ना आपकी कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं आपके बड़ी काम आती हैं। मतलब आप बजाय ये कि उसमें आप उस डिबेट हो सकती है, प्लस है माइनस है कुछ भी है, लेकिन आपकी नेटवर्किंग आपकी जॉब में बहुत काम करती है। तो आप जब फर्म में होते हुए भी अपनी नेटवर्किंग बनानी चाहिए। उसमें ये नहीं होता कि किसी को आपने खुशामदी करके ही नेटवर्किंग बनानी है, आपके इखलाक से भी आपका नेटवर्क बनता है। तो आपने कोशिश करनी है जितनी नेटवर्किंग कर सकते हैं उसमें आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ इन टच रहना चाहिए। इवन आपसे पहले आर्टिकल्स में भी जो सीनियर जा चुके हैं उनके साथ इन टच रहना चाहिए। क्लाइंट्स के ऊपर आप जाते हैं तो उधर आपको अपनी एक अच्छी रिप्यूट छोड़नी चाहिए। वो रिप्यूट आपकी आपके काम से ही जाएगी, आपका जो काम है, क्योंकि किसी ने भी आपको रखना है तो सबसे पहले काम करना। तो फिर मुझे शुरू में जो डिफिकल्टीज आई तो फिर मैंने कोशिश की अपने नेटवर्किंग जितनी भी थी उनको सबको अप्रोच किया, जाके मिला, सीवी अपनी मतलब उसमें आई कैप का भी काफ़ी रोल था कि उसने भी जैसे ही स्टूडेंट्स फ्री होते हैं क्वालिफिकेशन से तो उनका सेशन करता है, उसको इंटरव्यू स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग्स करता है। अब सीवी अपडेट करने की, इवन हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी सीवी अपडेट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा तो फिर स्टिल मुझे दो चीज़ें बता ही देगा कि आप इसमें ये मजीद ऐड कर लें। तो ये स्किल है, ये बंदे को सीखनी चाहिए और अपने उसमें आप ऐड करेंगे तो आपके लिए जॉब सर्च पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। उस टाइम की जॉब सर्च में और अभी की जॉब सर्च में था शायद थोड़े डायनेमिक्स चेंज हो गए, लेकिन नेटवर्किंग आपकी स्टिल आपके बड़ा काम आती है। तो फिर मैंने कोशिश की अपने नेटवर्क के थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर अलाइड बैंक में जॉब मिल गई थी। जबरदस्त। अच्छा, अलाइड बैंक में आपकी जॉब मिल गई और आपका बैंकिंग करियर शुरू हो गया। अलाइड बैंक में कितना अरसा जॉब रही और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? आप शुरू से इंटरनल ऑडिट में रहे? जी, मैंने अलाइड बैंक में ज्वाइन किया था 2015 में, बैंक क्वालिफिकेशन के बाद। तो मैं 8 साल अलाइड बैंक में रहा हूँ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में। उसमें मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैं एज ए एसोसिएट मैनेजर ज्वाइन किया था।
और जब मैंने छोड़ा है तो मैं तब उधर वीपी था और यूनिट हेड था। मैं जो मैनेजमेंट ऑडिट फंक्शन है उसको लीड कर रहा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सर आपने जो आई कैप के ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं जी उनको ट्रेन किया है और आप एक ऑफिशियल ट्रेनर रहे हैं अलाइड बैंक की तरफ से। जी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपका इस हवाले से और ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि सर हमारे जो बच्चे आते हैं वो कैसे हैं, उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए और एटीट्यूड में क्या तब्दीली होनी चाहिए ताकि वो बेहतर प्रोफेशनल बन जाए। अली भाई, इंडस्ट्री आर्टिकल अभी एक नया टॉपिक है जो कि आजकल हम भी सुनने में आता है कि काफ़ी कंपैरिजन भी उसके बारे में किया जाता है। इंडस्ट्री आर्टिकल जब शुरू हुए थे तो हमारे सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हमारे लाइट बैंक में थे। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने ये सारे आई कैप के साथ मिलके इनिशिएटिव्स लिए और उन्होंने लाइट बैंक को अप्रूव ट्रेनर बनाने में बहुत रोल अदा किया। मंसूर जैगम साहब, तो उनका बहुत रोल रहा है और अभी भी माशाल्लाह से वो जितने भी ट्रेनिंग्स हैं उनकी स्पोर्ट में बड़ा वो रोल अदा करते हैं। तो वो बेसिकली सारा लीड कर रहे थे और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे बैंक में उनको सबको उन फंक्शंस में ट्रेनिंग्स पोस्टेड होते थे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं, जो आपके पास स्टूडेंट आ रहा है जी उसको क्या एडवाइस है और उसको कैसे गाइड करते हैं? या आपके पास कोई स्टैंडर्ड होता है कि ये चीज़ें आपने स्टूडेंट से करवानी है और इन्हें इस तरह से इनेबल करना है? जो इंडस्ट्री में है ना, वो तो जब स्टूडेंट आता है तो उसके पास एक तो पहले प्लान बनता है कि हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें अगर मैं बैंक की बात करूं, इन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी फंक्शंस तकरीबन सेम ही होंगे ना, कि फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, आपके इवन रिस्क में भी जाते हैं, स्ट्रेटजी में भी जाते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शंस में उनकी रोटेशन होनी होती है पूरे उनके टर्नओवर में। तो उसका फिर टाइम डिसाइड होता है कि इतना 6 महीने इधर रहेंगे, साल इधर रहेंगे, इतना अर्सा इधर रहेंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें फिर वो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि हम उनको रूटीन, जो हम मतलब मेरी टीम में अगर एक ट्रेनी है और एक दूसरा स्टाफ मेंबर है जो कि मेरा, तो मैं उससे वही काम करवाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने उनके लिए कोई सेपरेट एक रखा होता। वो उसकी लर्निंग तब भी होगी ना जब वो रियल इन्वायरमेंट में कर रहा होगा काम, तो उसको हम रियल इन्वायरमेंट में काम करवाते हैं। इंटरनल ऑडिट में अगर बात करूँ तो हम इंटरनल ऑडिट में जाके उसको एज ए प्रॉपर एरिया लोकेटेड होता है और वो उस पर अपना पूरा परफॉर्म करता है काम। एक आम स्टाफ में। जी जी, आम स्टाफ की तरह काम करता है। अच्छा, क्या कहते हैं, उसमें कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हमारे ट्रेनिंग में होनी चाहिए? या बीइंग ऑन माय साइड अगर मैं अपनी तरफ आऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे डेवलप करके आपके पास भेजना है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके या आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर सके। उसमें ये है कि जो बच्चा आता है ना, उसको एक फर्म के जितना टफ इन्वायरमेंट नहीं मिलता, कंपेरेटिवली रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये एक ह्यूमन साइकी है कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप फिर अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। तो कंफर्ट जोन में जब आप होते हैं तो आपकी लर्निंग सफ़र करती है। आप उसमें फिर कोशिश करते हैं कि मैं बस स्टडी की तरफ अपना फोकस करूं, बस ये तो बाद में भी सीख लूंगा। लेकिन आपका जो आर्टिकल्स का टाइम है ना, ये दोबारा नहीं आता। इसमें आप जितना मैक्सिमम अपनी, क्योंकि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है। बाद में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको ये आता है ये नहीं आता। अगर आप उस जॉब पे आए हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा। फिर आपके लिए वो भी नहीं होगा कि किसी सीनियर के पास जाके, मतलब होते हैं कुछ आपको मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली सिनेरियो में आपको ये नहीं होगा कि ये मुझे बता दें जी कैसे करना है। तो आप अपने आर्टिकल्स का टाइम जो है ना उसको फुली यूटिलाइज करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके आना चाहिए और लर्निंग एटीट्यूड के साथ आना चाहिए। हम लोग जो है ना, अब वो थोड़ा सा ये कंसेप्ट होता है कि हम हर चीज़ में ना जो पॉजिटिविटीज है ना उनको साइड पे करके बस ये इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया, हमारे लिए ये नहीं किया, हमें इतना टाइम इधर लगा दिया, या हमसे ये काम करवाना जो चाहिए। शॉर्टकमिंग्स होती हैं बच्चे को शॉर्टकमिंग्स के गिले ही ऊपर करते रहते हैं, काम की तरफ वही ध्यान करते नहीं। रहते हैं। तो वो गिले करने के लिए सारी जिंदगी है। ये 3.5 साल जो है ना वो अपना टारगेट सेट करके आए, स्टडी करनी है, अपनी लर्निंग करनी है, क्वालिफाई करना है, वो टारगेट सेट करके आए। डिस्ट्रैक्शन आती है इंसान की जिंदगी में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत तो हो जाए, बहुत ज्यादा ट्रैक से ना हटें। तो वो ये चीज थोड़ी सी ना अडेप्टेबिलिटी जो है ना बच्चों में, वो बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज़ अभी पीछे कुछ पॉडकास्ट कर रहा था मैं पैकेजेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स के साथ। उनने एक बात कही, वो बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। कहते हैं जॉब तो मिल ही जाती है, जॉब का क्या मसला है? ज़्यादातर लोगों को तो जो क्लाइंट कर रहे होते हैं उसमें जॉब मिल जाती है, आखिरी या उससे पिछले वाले उन्होंने पहले ही कह दिया होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने
अपनी जो काम किए हैं थ्रू आउट कैसा परफॉर्म किया है और किस तरह से लोगों ने आपको समझा है कि ये कैसा आदमी है। मेरा मानना है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम कर पाए, आपने परफॉर्म किया और आपके इर्द गिर्द के लोगों ने रिकग्नाइज किया कि यार ये काम का आदमी है, तो फिर आर्टिकल खत्म होने के बाद वो आपको देख रहे होंगे, उन्होंने नोट किया होगा कि मैंने इसको जॉब देनी है। मेरा मानना है कि अगर अगर आपके नीचे 10 ट्रेनीज थे जिसमें से एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेनी था, तो आपने उसे नोट किया होगा कि आर्टिकल्स के बाद आप आ जाना। बच्चा जो कि इस मूड के साथ आया हुआ है कि मैंने सिर्फ टाइम पास करना है या मैंने पेपर पास करने हैं, क्या वो जॉब ले पाएगा आपसे? आपने बड़ी अच्छी बात की है इसमें। आप अभी बात करते करते मेरे जेहन में एक बच्चा क्लिक हो गया जो कि अलाइड बैंक में था। अब आपने जैसे बात की है ना कि आपके काम को एक नॉर्मली बच्चों को लग रहा होता है कि उनके सीनियर्स उनको नोट नहीं कर रहे होते, कि वो जान छुड़ा के कहाँ इधर उधर टाइम निकाल रहे होते हैं, लेकिन नोट किया जा रहा होता है। वो आपके एक बैक ऑफ माइंड में हर एक का खाका बनना होता है। तो उसमें एक बच्चा जिसके अभी भी आर्टिकल चल रहे हैं, जो स्टार्ट में था, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन वो बच्चे का मुझे अभी भी याद है कि वो काम में भी बहुत तेज था, वो कम्युनिकेशन में भी बहुत तेज था, इवन वो हम्बल भी बहुत था। और उसकी मैंने एक्टिविटीज, क्योंकि एडिट था, लिंक्डइन पे भी मैं फॉलो करता रहता था, वो बहुत अच्छी पोस्ट लगाता था। तो अब अगर आज मेरे पास 4 सीवीज आए, उनमें से एक उसकी सीवी हो, तो मैं अगर मुझे आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े ना, मैं उस बच्चे के लिए लाजमी कोशिश करूंगा कि मेरी टीम में आ जाए, क्योंकि मुझे तो डेफिनेटली अच्छे लोग चाहिए होंगे ना। एक चीज आपकी ये कि नोट हो रहा होता है। दूसरी दूसरी बात यह है कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं मुझे अपना पता है। आपने कहा कि जॉब तो मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जॉब के बाद की जो स्ट्रगल है ना, ये जो आपकी ट्रेनिंग है ना, वो आपको उसमें बहुत सपोर्ट करती है। आपने जॉब के ऊपर रहते हुए इज्जत कमानी है ना, उसके लिए बहुत काम आती है। 2 तरह के सिनेरियोज होते हैं कि एक आपका टीम मेंबर है जिसका आपको पता हो कि इसने छोड़ के चले जाना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जाएगा, इस तरह का और आ जाएगा या इससे बेहतर आ जाएगा। एक आपका टीम मेंबर है जिसका आपको दूर से भी पता चल जाना कि ये बंदा सर्च कर रहा है, तो आपकी जान पे बन जाती है, क्योंकि उसने आपको बहुत ज्यादा काम संभाला होता है। तो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन जॉब के बाद जो आपकी स्ट्रगल और आपकी इज्जत है, वो आपको कमानी पड़ती है, वो आपको उसके लिए जान मारनी पड़ती है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा है कि मैंने जब लाइट बैंक छोड़ा है, मेरी क्योंकि फर्स्ट जॉब थी और मैंने काफ़ी टाइम उसमें 8 साल गुजारे हैं, तो जब मैं छोड़ रहा था तो मेरे बॉस काफ़ी मेरे साथ थोड़े से, एक तो इतना अच्छा आपका टाइम गुजरा होता है, तो मेरे साथ उनका था कि ना जाओ, मतलब मैक्सिमम कोशिश उन्होंने की कि मैं ना जाऊँ। जब आपने वहां पर पीटीसीएल में एज ट्रेनर बच्चों को गाइड किया और बच्चों को ट्रेन किया, तो उसमें उसमें कौन कौन से फंक्शंस थे और कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स काम कर रहे थे, और क्या आप रेकमेंड करते हैं कि पीटीसीएल को एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। पीटीसीएल बहुत अच्छी कंपनी है। पीटीसीएल में ये है कि पीटीसीएल एक ग्रुप कंपनी है, मतलब पीटीसीएल ग्रुप के हम एम्प्लॉयज थे, जिसमें पीटीसीएल आता है, यूफोन आता है, इवन यू बैंक का भी हम ऑडिट करते थे, ऑल दो कि वो सेपरेट एंटिटी है, लेकिन सब्सिडी होने की वजह से ऑडिट हम उनका भी करते थे। तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर मिलता है, आपके डायनेमिक्स ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है, तो उसमें भी जरूर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया कि जो अप्रूव ट्रेनर्स है ना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी बिग कंपनीज हैं, वो सारी कॉर्पोरेट कल्चर आपको प्रॉपर मिलता है, तो आप कहीं पे भी चले जाएं। जब आपने डिसाइड कर लिया ना मैंने इंडस्ट्री आर्टिकल्स में, तो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। आप अच्छा 3.5 साल गुजार रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके अपने एक्सपीरियंस में, यानी आपने खुद फर्म से आर्टिकल्स किए हैं और फिर उसके बाद आपके साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और आपके पास आर्टिकल्स कर रहे हैं अपने, आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? क्या इंडस्ट्री में आर्टिकल करने वाले लोग ज़्यादा जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं? सर, इंडस्ट्री में ना क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फार्म में भी रेशो काफ़ी अच्छी है। कि अभी वैसे रिसेंटली मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स के दौरान। एक पीटीसीएल में थी, एक जवेरिया थी, और इधर हमारे पास बल्कि 3 अलाइड बैंक में थे लड़के, जिनमें से अब्दुल रहमान, उसामा और तलहा, उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो क्वालिफिकेशन की रेशो जो है ना, वो इंडस्ट्री में भी है, फर्म में भी है। तो फर्म में क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उधर से क्वालिफाई भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में अच्छी रेशो बन गई। डन सर। आपने थ्रू आउट माशाल्लाह पीटीसीएल गए, उसके बाद अब वन ऑफ द बिग बैंक्स इन पाकिस्तान के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर, आपने थ्रू आउट आपके करियर में हम बड़ी स्विफ्ट ग्रोथ देखते हैं।
इस ग्रोथ के पीछे आपकी टेक्निकल स्किल कितना पार्ट प्ले करती है, कम्युनिकेशन कितना पार्ट प्ले करती है, नेटवर्किंग कितना पार्ट प्ले करती सर जो आपकी आपने सॉरी सबसे पहला क्या बताया? है कि आपकी जो ग्रोथ है ये यानी आप क्या क्या समझते हैं कि कितने परसेंट हिस्सा इसमें नेटवर्किंग का, इस ग्रोथ में कितने परसेंट हिस्सा आपकी जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स का, और कितने परसेंट आपकी टेक्निकली साउंड होने का है? सर जहाँ तक बात है ना कि अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है तो आप कम्युनिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं चक्कर चला सकेंगे। आप चला सकेंगे कुछ हद तक, टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप टेक्निकली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपके लिए फिर एक हर्डल आएगी, नहीं पहुंच पा रहे ना, आप फिर एक जगह पे जाके स्टक हो जाएंगे। उससे ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी मैंने एक कोर्स अटेंड किया था, उसमें से उन्होंने बताया था कि आप जैसे जैसे लेडर पे स्टेप्स चढ़ते हैं अपने करियर में, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स ऊपर वाले लेडर्स पे कंपैरेटिवली कम चाहिए होती, और आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती, जिसमें कम्युनिकेशन इज अ मेजर पार्ट। तो आपको स्टार्ट तो टेक्निकली दिलवाएगी, लेकिन आप ऊपर कैसे जाएंगे उसके लिए आपकी जो कम्युनिकेशन और आपकी नेटवर्किंग बहुत आपको काम करेगी। जबरदस्त। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच द जॉब? आपने लाइट से शुरू किया, उसके बाद पीटीसीएल, फिर पीटीसीएल में भी इतना जबरदस्त काम किया, और उसके बाद अब दूसरे एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है। तो भाई ये व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच द जॉब? सर राइट टाइम ऐसे है कि क्विक स्विच के मैं फेवर में नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्विक स्विच करें। उसमें यह है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, आप उसमें ग्रो हों, आपको उधर एक आपकी नेटवर्किंग भी बनती है, और दूसरा लोगों के साथ आपको जानने लगते हैं, तो आपको ग्रो करने का चांस ज़्यादा मिलता है। और आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम गुजारते हैं तो आपकी इन डेप्थ जो है ना वो एक्सपोजर होता है। लेकिन आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहने की वजह से थोड़ा सा एक फाइनेंशियली आपको उतना बेनिफिट नहीं होता जितना आप एक स्विच करते हैं, क्योंकि स्विच करते हैं डेफिनेटली एक खास इंक्रीमेंट के ऊपर आप जा रहे होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक नॉर्मल रूटीन चल रही होती है उसी में होते हैं। तो आपने अपना बैलेंस करना होता है कि आपको एक रीजनेबल एक्सपोजर भी हो एक ऑर्गेनाइजेशन का, और आप उसके बाद स्विच भी कर लें। तो मेरे ख्याल से अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स टर्म में बात करें तो एटलीस्ट 3 साल तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाजमी गुजारना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप ये देखें आप कि आपको वहीं से ही इंक्रीज मिल रहा है तो वहां पे चले, नहीं तो फिर आप स्विच कर लें। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 8 साल अलाइड बैंक में गुजारने का जो था पीछे रीज़न वो ये था कि एक तो मेरी प्रमोशन होती रही टाइमली, दूसरा ये तो अभी कुछ साल में आके 2-3 साल में ज़्यादा फाइनेंशियल टफ हो गया हमारे लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो उधर भी ठीक मामला चल रहा था। और दूसरा मेरा मेजर रीज़न ये था कि अब मेरे पास 8 साल का काफ़ी एक्सपोजर हो चुका है, तो अब मुझे डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने पीटीसीएल ज्वाइन किया। और उसके लिए मेरे लिए बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट तरह के लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बहुत अच्छा है। जब आप स्विच करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती है, लेकिन आप क्विकली स्विच करते हैं तो वो भी आपकी फेवर में नहीं जाता। जबरदस्त सर। एंड पे मैं ये चाहूँगा कि आप एज ए ट्रेनर ये प्लीज़ हमें गाइड करें कि सर हमें स्टूडेंट्स में कमियां कहाँ कहाँ आपको नज़र आती हैं, और हम लोग उसको कैसे पॉलिश करें उन लोगों को कि वो डेवलप हों, ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल्स बने। स्टूडेंट का सर एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अब मेरे पास एक बच्चा आएगा ना, एटीट्यूड एंड इंटेंट बहुत मैटर करती है। दो बच्चे हैं, एक अभी थोड़ा सा टेक्निकली इतना साउंड नहीं है लेकिन उसकी इंटेंट है, मैं उसको पॉलिश कर सकूंगा। एक बच्चा है ना जो बहुत स्मार्ट है लेकिन उसकी इंटेंट नहीं है, मैं क्या कर सकूंगा उधर आके, मैं उसको कितना पॉलिश कर सकूंगा। तो इंटेंट बहुत मैटर करती है। अगर बच्चा कोई आ रहा है ना तो फिर उसको चाहिए कि वो उस टाइम को फुली यूटिलाइज करे, वो तब भी हम उसको भी फुली यूटिलाइज तभी कर सकेंगे कि वो इंटेंट के साथ आ रहा है, एटीट्यूड के ओपन माइंड के साथ आ रहा है, कुछ लर्न करने के लिए आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को जब जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं कुछ काम करके, तो मुझे आगे से सिर्फ एक्सपेक्टेशन ये रखनी कि मुझे एक बहुत स्मूथ राइड मिले, वो भी एक बच्चों की थोड़ी सी ना गलत फहमी होती है कि थोड़ा बहुत आप जब आर्टिकल्स में आ रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, काम भी मिलेगा, आप एटीट्यूड अपना राइट रखें। और दूसरा इसमें यह है कि कम्युनिकेशन थोड़ी सी बच्चों की बहुत रो होते हैं, तो जब स्टार्ट में आते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन के ड्रेसिंग के मसले होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाते हैं। उनमें से ज़्यादा शाइन वही करेगा जो इन चीज़ों में थोड़ा अपर हैंड होगा, जिसको जो इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर मैनेज करके आ रहा होगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है अल्टीमेटली। मैं जब एक बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ
या कोई भी इवन कोई भी ऐसा बंदा जो आगे फ्यूचर में जाकर कोई जॉब ऑफर कर सकता है, तो वो डेफिनेटली उन 4 बच्चों में से कुछ उसी एक को प्रेफर करेगा, जिसका एटीट्यूड बेहतर होगा, जिसकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, जिसकी काम करने की इंटेंट होगी, और जो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होगा। ये चीज़ें मैटर करती हैं और बच्चों को चाहिए कि ये चीज़ों पर थोड़ा सा अपने वर्किंग करें। क्या एट द एंड ऑफ द डे एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि मैं किस तरह पीटीसीएल में काम करूं कि पीटीसीएल वाला मुझे कहे कि यार तुम ना जाओ, तुम यहीं पे जॉब करो, उसे क्या करना चाहिए? उसकी इंटेंट काम करने की होनी चाहिए, और उसमें अब जो काम कर रहा है उसमें कोशिश करे एक तो स्मार्टली कोई डिफरेंट इनोवेटिव तरीके से करे। अगर इनोवेटिव तरीके से नहीं भी करना, कोई ऐसे काम भी होते हैं जहाँ हर चीज़ में इनोवेशन की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपने रिपीटेडली सेम काम, आपकी इंटेंट बहुत जरूरी है, आपकी इंटेंट है तो आप उसको सेल आउट कर लें। सर लास्ट में आपसे कहूँगा कि जनरली बच्चों के लिए जो जो आर्टिकल्स में आते हैं और जो कैफ पास कर चुके हैं उनके लिए कोई एडवाइस ग्रूमिंग के हवाले से या कुछ भी? बस थोड़ा सा वो आते हुए थोड़ी अपनी वर्किंग कर लें, एक बार सोच लें, माइंड बना लें कि हमने अगर इंडस्ट्री में आ गए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं, तो बस फिर उसके ऊपर फोकस करें, डबल माइंडेड ना हो, क्योंकि कहने वाले बहुत लोग होते हैं इधर उधर, अब तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, क्यों चले गए, ये प्लस है, ये माइनस है। जब आप आ गए हो ना, अपने गोल को फोकस रखो कि मैंने क्वालिफाई करना है, मैंने अपनी लर्निंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो काम सीखें, अपनी क्वालिफिकेशन पे ध्यान दें और टाइम को यूटिलाइज करें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये क्वालिफाई करने में ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ से कट जाएं, अपनी लाइफ को भी साथ साथ एंजॉय करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा हम लोग फार्म में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रिप मिस नहीं किया मैंने, मतलब कोई एक्टिविटी मिस नहीं की मैंने, मतलब अपनी लाइफ को भी साथ ज्वाइन मतलब लेके चलना चाहिए। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल क्लोज हो जाएं, तो चीज़ों को सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन आपने प्रेफरेंस देनी होती है कि किस चीज़ को मैंने प्रेफर करना है और उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो नाइस ऑफ यू सर, आपके टाइम का आपने इतना कमाल विजडम शेयर किया और मैं एक्सपेक्ट करूँगा इंशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया, थैंक यू। नहीं सर, मैंने सर जाहिद से तो ये सीखा है कि ज़िंदगी में सोच समझ के फ़ैसले करें और फिर जो फ़ैसला करें उस पर राज़ी हो जाएं, मेहनत करें, खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और अपने से कनेक्टेड लोगों को भी खुश रखें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।